हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राम मनोहर लोहिया। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के हर विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये भारत के एक बड़े सामाजिक या समाजवादी विचारक हैं। यानी कि इस तरीके समझें कि राम मनोहर लोहिया भारत के एक बड़े समाजवादी विचारक हैं। सबसे पहले हम इनके सामान्य पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में हुआ था। अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कोलकाता में हुई थी और उसके बाद में जो आगे की जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई है वो इनकी मुख्य जो पढ़ाई है वो कहाँ पे हुई? बर्लिन के अंदर हुई। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल। उस टाइम पे क्या था, बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस की क्या की, पढ़ाई की। और इन्होंने इनका जो पीएचडी का जो शोध पत्र का विषय था वो क्या था? नमक और सत्याग्रह। ये क्या था, उनका थीसिस का क्या था, टॉपिक था। आप इस तरीके से समझें, राम मनोहर लोहिया ने अपनी पढ़ाई कहाँ पे की? बर्लिन विश्वविद्यालय में की। और इनका जो पीएचडी में पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी किया और जो इनका जो थीसिस का जो टॉपिक था वो क्या था? नमक और सत्याग्रह। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद इसी समय काल में, यानी कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे 1932 के आस, यानी कि ये 1930 में ही भारत से चले गए थे, तो भगत सिंह की जो डेथ है, भगत सिंह की जो डेथ हुई थी कितनी तारीख को? हर युवा को ये क्या होनी चाहिए, ये डेट हर हिंदुस्तानी हर युवा को क्या होनी चाहिए, कम से कम याद होनी चाहिए। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को राम मनोहर लोहिया एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हैं। आप आज की परिस्थिति से भी हम क्या है, दूसरे देश में जाने के लिए क्या है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने यूनाइटेड नेशन, यानी कि उस टाइम पे जो राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं, राष्ट्र संघ के अंदर भगत सिंह की जो फांसी हुई थी उसके खिलाफ क्या की थी, आवाज़ उठाई थी। और वहाँ पे उस सभा को किससे, सीटी मारकर, अपने मुंह की जो सीटियाँ हैं उसको मारकर क्या किया, सभा को डिस्टर्ब किया। तो इसको क्या कर दिया, राम मनोहर लोहिया साहब को वहाँ से सभा से निकाल दिया। और उस टाइम पे एक और पॉइंट याद रखना कि उस टाइम पे इस सभा के अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो बीकानेर के महाराजा कर रहे थे। क्योंकि हम राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो ऐसे कुछ फैक्ट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद राम मनोहर लोहिया का ये जो एक बड़ा स्टेप, उसके बाद 1932 में इनकी पीएचडी पूरी हो जाती है। 1933 में क्या है, ये भारत 1933 में भारत लौटते हैं। जब ये भारत लौटते हैं तो भारत के जो पोर्ट के ऊपर पहुंचते ही इनका क्या होता है, पूरा सामान और पूरे पैसे क्या कर लिए जाते हैं, अंग्रेज सरकार या जो अंग्रेजों की जो सेनाएं थी उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। क्योंकि जो राम मनोहर लोहिया का जो बाहर जो बर्लिन के अंदर जो शिक्षा के दौरान ही अंग्रेज इसका क्या है, जो समाजवादी विचारक हैं उनसे डरे हुए थे। आते इसके पैसे क्या कर लिए जाते हैं, जमा कर लिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हिंदू अखबार, आज वही हिंदू अखबार जिसको हर पार्टी, हिंदुस्तान की हर पार्टी उससे क्या करती है, जो राज में होती है वो क्या करती है, डरती है। वही हिंदू अखबार, उसका वो क्या करते हैं, 2-3 लेख लिखते हैं और उससे क्या होता है, उसको 25 रुपये प्राप्त होते हैं। और उसके बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। आप सोच सकते हैं किस प्रकार की बाध्यताएं थी। अभी हम टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 1934 में एक और कार्रवाई होती है जिसमें आचार्य नरेंद्र देव या नरेंद्र देव के नाम से जाने जाते हैं। 1934 में भारत के अंदर एक समाजवादियों का क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। 1934 में अध्यक्ष होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। और उसके अंदर क्या है, राम मनोहर लोहिया साहब भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अपने विचारों से क्या करते हैं,
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको क्या करते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं। उसके बाद में राम मनोहर लोहिया का जो बड़ा रोल है वो क्या है, 1934 में ही एक न्यूज़पेपर भी छापते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट न्यूज़पेपर, कांग्रेस सोशलिस्ट न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को जो संपादक है वो कौन बनते हैं, राम मनोहर लोहिया साहब ही बनते हैं। और ये भारत के जो समाजवादी जो विचार है उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, मुख्य पत्र होता है। अब 1936 पे आते हैं। 1936 में क्या करते हैं, कांग्रेस के अंदर ये क्या करते हैं, परराष्ट्र विभाग की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक परराष्ट्र यानी कि दूसरे राष्ट्रों से संबंधित क्या है, एक विभाग की स्थापना होती है। और उस विभाग के अंदर राम मनोहर लोहिया को सचिव का पद और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष का पद मिलता है। यानी कि सचिव और अध्यक्ष। सचिव कौन, राम मनोहर लोहिया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ थोड़ी समझ विकसित होनी जरूरी है। तो यानी आपसे ये पूछ सकते हैं अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था, मैच द फॉलोइंग में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, गांधी जी से कुछ उनकी कुछ एक मुलाकात होती है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, गांधी जी से थोड़ा प्रभावित होते हैं। और आपको राजस्थान का एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, जो गांधी जी से जो मिलाने वाले राम मनोहर लोहिया को पहली बार कौन मिलाते हैं गांधी जी से, सेठ जी। कौन है सेठ जी? सेठ जी वही जो जमनालाल बजाज, जिसको बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्मा जी अपनी कमांड किसको देते हैं, सेठ जी को देते हैं। और सेठ जी अपनी कमांड किसको देते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय को देते हैं। वही सेठ जी क्या करते हैं, गांधी जी से राम मनोहर लोहिया को क्या करते हैं, मिलाते हैं। गांधी जी और राम मनोहर लोहिया के कुछ पॉइंटों पे क्या है समानता है और कुछ पॉइंटों पे विभिन्नता है। जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं 1942 में भारत के अंदर एक बड़ा इवेंट 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बम्बई के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है, जिसका नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अंदर राम मनोहर लोहिया साहब भी कूद जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अंदर सभी कांग्रेस के नेता लगभग पकड़े जाते हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया लगभग 15 महीने तक भूमिगत रहकर क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या करते हैं, सफल बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में एक आजाद हिंद रेडियो की भी क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, पकड़े जाते हैं और लाहौर जेल के अंदर क्या कर दिया जाता है, इनको लंबे समय के लिए क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अभी हम और टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एक बड़ा इवेंट 1953 को, जो समाजवादी पार्टी के हिसाब से बड़ा था। 1953 को जो एशिया की जितने भी समाजवादी पार्टी थी उनकी क्या होती है, एक रंगून के अंदर, रंगून वही कौन सा, वो रंगून जिसमें बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, कैद किया गया था, वही रंगून जो बर्मा के अंदर पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है, समाजवादियों का एक दल, एक बड़ी मीटिंग होती है या बड़ी सभा होती है। उसमें क्या होता है, भारत के जो समाजवादी दल हैं उनको दो को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, एक प्रजा समाजवादी दल बना दिया जाता है, प्रजा समाजवादी दल। इतना ही ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है तो दो दल कौन से थे, तो मैं आपको बता देता हूं। दो दल में एक है समाजवादी दल और एक था कृषक मजदूर और प्रजा पार्टी, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, एकता की दृष्टि से क्या कर दिया जाता है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा मिला दिया जाता है। और इस पार्टी के क्या बन जाते हैं, महासचिव बन जाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो। इसके साथ भी क्या होता है, कुछ दिनों बाद इनके क्या हो जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाते हैं और एक अपना अलग दल बनाते हैं, भारतीय समाजवादी दल। यानी भारतीय समाजवादी दल के अंदर आने के बाद ये क्या है, इस पार्टी से क्या हो जाते हैं, संबंध विच्छेद कर लेते हैं।
इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं 1962 के अंदर, जब 1962 भारत के हिस्ट्री के अंदर एक लैंडमार्क है, चाइना के साथ लड़ाई होती है, उसी समय पे क्या करते हैं ये जवाहरलाल नेहरू के विपक्ष में क्या करते हैं चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। और 1963 में उपचुनाव के अंदर फर्रुखाबाद से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, फर्रुखाबाद ये यूपी में पड़ता है, यहाँ पे क्या उपचुनाव में क्या बनते हैं, यहाँ से एमपी बनते हैं। और 1968 में उनकी क्या हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ऑपरेशन होता है, उसमें क्या होता है ऑपरेशन असफल होता है। तो राम मनोहर लोहिया साहब एक छोटी ही उम्र में, आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं, छोटी ही उम्र में क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है। अभी हम समझेंगे इनके राजनीतिक विचार और कुछ मेन इनके दो विचार हैं जो कि पढ़ने जरूरी हैं। एक तो इनका चौखंबा सिद्धांत, एक ये मार्क्सवाद की या साम्यवाद की और पूंजीवाद की आलोचना दोनों की करते हैं। क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यही क्वेश्चन क्या था पूछा गया था कि राम मनोहर लोहिया साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की क्या करते हैं खिलाफत करते हैं। क्वेश्चन बेसिक था कि राम मनोहर लोहिया दोनों की खिलाफ करते हैं, समाजवाद की पक्ष लेते हैं, साम्यवाद की पक्ष लेते हैं, पूंजीवाद की, यानी बेसिक था। अभी हम अगली स्टेप की तैयारी करते हैं। अगली बार क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो पूंजीवाद और समाजवाद की बुराई क्यों करते हैं, तो वो भी क्या कर पाओगे आप टैकल कर पाओगे। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इनके एक दो कथन देख लेते हैं। यानी एक कथन है इनका कि ये बोलते हैं कि अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी भी चली जानी चाहिए, बाकी आप भाषा किसी को भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, यानी अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को जाना भी चाहिए, इस टाइप का एक कथन है इनका। और दूसरा क्या है, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इनके जो शिवरात्रि के दिन चित्रकूट के अंदर रामायण मेले की जो स्थापना वो कौन करते हैं, ये राम मनोहर लोहिया करते हैं। और राम मनोहर लोहिया ने जब से किया तब से इसमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं श्रद्धालु क्या करते हैं पार्ट लेते हैं, इस टाइप से समझ सकते हो। ये जो चीजें थी, ये जो जननायक थे, ये राम मनोहर लोहिया साहब एक सामाजिक जननायक हैं। ऐसे लोग क्या करते थे जनता से जुड़ने के लिए इस टाइप के इवेंट क्या करते थे ऑर्गेनाइज करते थे। वैसे अगर नॉर्मल स्टूडेंट है जो राम मनोहर लोहिया के विचारों को जानता है, वो ये नहीं सोच सकता कि वो रामायण मेला धर्म इस टाइप की बातों से उनका कोई भी ख्याल नहीं था। लेकिन ये पॉइंट पूछा जा सकता है क्योंकि ये इनके विचारों से क्या थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा है, यानी कि रामायण मेला इस टाइप से। तो अभी इनके आगे के विचार हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये मैं आपको शायद पहले भी एक बार बता चुका हूं। मार्क्सवाद के अंदर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हेगल का भौतिकवाद, ये क्या करते हैं कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद है उसकी और हेगल के भौतिकवाद दोनों की क्या करते हैं खिलाफत करते हैं। यानी कि खिलाफत नहीं करते, इसके अंदर जो कार्ल मार्क्स है उसमें से थोड़ा सा क्या करते हैं ऐड करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या मानता है, हर चीज को क्या मानता है पदार्थ मानता है, तत्व पदार्थ या उत्पादन के साधन। यानी कार्ल मार्क्स जो तत्व है या पदार्थ है जिससे क्या होती है, तत्व क्या है गतिशील है और उसी से क्या होता है इतिहास का निर्माण होता है, इस टाइप के जो विचार देता है। यानी कि पदार्थ ही सब कुछ है, इस टाइप के विचार क्या करता है कार्ल मार्क्स देता है, यानी उत्पादन प्रणाली इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है राम मनोहर लोहिया साहब पदार्थ के साथ चेतना को भी क्या करते हैं ऐड करते हैं, इतना ध्यान रखो बस। यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके क्या बोलते हैं पदार्थ तो इम्पोर्टेंट है बट उसके साथ चेतना भी क्या है जरूरी है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आपको समझा सकता हूँ, ये क्या होता है संघर्ष होता है, इसका संघर्ष कहीं कुछ अलग होता है और उसका संघर्ष भी कुछ और होता है, वो बताता हूँ कैसे। जो राम मनोहर लोहिया साहब हैं उनका जो संघर्ष है वो किस किस के बीच में, जाति और वर्ग के बीच में। और कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष है वो किसके बीच में, कार्ल मार्क्स का संघर्ष है पूंजीवाद और साम्यवाद, चाहे गरीब और अमीर
यानी गरीब और अमीर समझें, चाहे आप पूंजीवाद और साम्यवाद समझें, इस टाइप से। यानी कि वो जो कार्ल मार्क्स है वो बोलते हैं कि एक तो होता है हैव और हैव नॉट, हैव एंड हैव नॉट। एक तो वो लोग जिनके पास सब कुछ है और एक वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या चलता है, हमेशा संघर्ष चलता है। और एक समय में क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, राज में आते हैं और इनका सब कुछ समानता आती है। तो अभी हम राम मनोहर लोहिया के कोई ज्यादा विचार को देखते हैं, किस टाइप से ये बोलते हैं। ये जो इनका जो जाति और ये वर्ग पे क्या विचार देते हैं, इस टाइप से देखें। ये बोलते हैं कि वर्ग जब टाइट होता है, यानी कि वर्ग जब कठोर होता है, यानी कि वर्ग व्यवस्था क्या होती है, कठोर होती है, तो वो किस में बदल जाती है, जाति में बदल जाती है। और जाति व्यवस्था जब स्थिर होती है या ड्यूज होती है, यानी जाति व्यवस्था के अंदर जो रूढ़िवाद है, जो परंपरावाद है, वो जब कम होता है, तो क्या होता है, वो जाति किस में बदल जाती है, वर्ग में बदल जाती है। और ये क्या होता है, क्रम वाइज परिवर्तन होता रहता है। यानी इतिहास का परिवर्तन क्या होता है, क्रम के हिसाब से ही होता है। इस टाइप से समझाते हैं, शायद आपको समझ में आ गया। एक बार फिर सुने। यानी कि जाति और वर्ग के बीच में क्या है, संघर्ष है। और ये जाति है ना, जाति को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं ज्यादा, और ये थोड़ा सा क्या है, इसको पॉजिटिव मानते हैं कि जो वर्ग है वो थोड़ा ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल रूढ़िवाद, परंपरागत बुराइयां, यानी जाति व्यवस्था, उसको क्या मानते हैं ज्यादा, उसे वर्ग की बनस्पत क्या मानते हैं, खराब मानते हैं। इस टाइप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम इनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, गांधी जी के जो अहिंसा पर विचार थे, इसको क्या करते हैं, ये हमेशा अपने जो समाजवादी चिंतन है उसके अंदर क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अभी हम एक समझेंगे लोहिया का चौखंबा सिद्धांत। ये क्वेश्चन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमारे को इसका अगर एक बेसिक सब नॉलेज हो जाए तो क्या कर सकते हैं, हम उसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसमें 4 खंबे बना देता हूं पहले मैं आपको, जिससे कुछ आपको समझ बन जाए। यानी वो बोलते हैं कि जो सामाजिक या राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। ये केंद्रीकरण के बड़े दुश्मन है, यानी कि विकेंद्रीकरण, ये केंद्रीकरण के हमेशा क्या है, खिलाफ है। मैं आगे शायद भूल जाऊं, अभी आपको बता देता हूं। केंद्रीकरण को ये क्या मानते हैं, मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या मानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अभी इन चौखंबा को समझते हैं। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक छत्ता है, ये क्या होना चाहिए, इसके ये चारों पैर क्या होने चाहिए, समान रूप से क्या होने चाहिए, इनके अंदर बल होना चाहिए। ये समझो, 4 ये खंबे क्या है, 4 खंबे, जैसे एक गांव हो गया, ग्राम लेवल पे एक संस्था होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, या एक ये मान लो राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। उसके बाद में एक है मंडल लेवल पे, एक प्रांत लेवल पे, और एक केंद्र लेवल पे। यानी कि इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, गांव के लेवल पे जो संस्था होगी उसके ऊपर उसका भी इतना ही प्रभाव होना चाहिए देश के अंदर जितना मंडल लेवल पे, मंडल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मान सकते हो इसको आप, और इसको क्या है आप स्टेट लेवल मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो आप, इंडिया ही मान लो भी, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे मान सकते हो। ये जो चारों खंबे हैं इनके ऊपर क्या होना चाहिए, बराबर वेट होना चाहिए। जो शक्तियां हैं वो क्या होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। यानी कि किसी एक के पास, केंद्र के पास पूर्ण शक्ति नहीं होनी चाहिए, इसके पास नहीं होनी चाहिए, इसके पास नहीं होनी चाहिए, इसके पास। इस टाइप से समझो आप कि अगर इनके पास, सबके पास समान शक्तियां होंगी चारों खंबों के पास, यही है चौखंबा सिद्धांत। चौखंबा, या इसको 4 स्तरीय, कहीं कहीं आपको मिलेगा 4 स्तरीय व्यवस्था। क्या है, घबराने की जरूरत नहीं, सब क्या है, ये एक ही चीज है। तो आप इस प्रकार से समझें कि जो ये सिस्टम है, इसमें जो पुलिस और जो क्या बोलते हैं सबसे छोटी इकाई, वो किसको देना चाहते हैं, पुलिस को देना चाहते हैं। तो यानी कि पुलिस और जो कानून व्यवस्था वो किसके हाथ में देना चाहते हैं, इस नीचे वाले खंबे के हाथ में देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना विकेंद्रीकरण पे क्या करना चाहते हैं, ये बल देना चाहते हैं। और विकेंद्रीकरण होगा तो आदमी क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ये भी क्या इनका विचार है। अभी हम नेक्स्ट विचार इनके समझते हैं।
नेक्स्ट, अभी इनका सब क्रांति वाला समझ लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अगर ज़्यादा टाइट पेपर बनेगा, अगर ज़्यादा हार्ड पेपर बनेगा, तभी ये क्या है, सब क्रांति वाला प्रश्न पूछा जाता है। नहीं तो नॉर्मल में तो क्या है, चौकंबा तक ही क्या है आपका काम बन जाता है। 7 क्रांतियाँ या 7 क्रांति, इसमें क्या है, सबसे पहले वो नर और नारी, मेल और फीमेल के बीच में जो असमानता उसको खत्म करना चाहते हैं। नंबर 1 क्रांति किसके, मेल और फीमेल के बीच में जो असमानता उसको खत्म करना और समानता को क्या करना, स्थापित करना। नंबर 2 पे वो चमड़ी के आधार वाला बोलते हैं, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, चमड़ी यानी कि जो अस्पृश्यता वाले जो असमानता है उसको क्या करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं, उसकी जगह क्या समानता स्थापित करना चाहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में उनकी है पर्दे। नेक्स्ट हम बता सकते हैं इनकी जन्मजात वाला इस तरीके समझे, कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्या होता है, महान नहीं हो सकता है, वो अपने कर्म से ही क्या होना चाहिए, महान होना चाहिए। यानी कि जो जन्मजात जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग मजबूत बने हुए हैं या जो पूंजीवादी बने हुए हैं या सर्वोच्च बने हुए हैं, उनके क्या है, गद्दी छीनना, और जो कर्म करेगा अच्छा, यानी कि ये स्थायित्व नहीं, यानी कि लॉन्ग टर्म कोई भी इस तरीके समझो आप, लॉन्ग टर्म क्या है, कोई भी राज ना करे, यानी जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वही क्या करे, राज करे। इस टाइप का इन्होंने एक सप्त क्रांति के अंदर पॉइंट दिया। उसके बाद में निजी पूंजी को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। यानी निजी पूंजी एक लो लेवल पे, सबसे कम लेवल पे, यानी कि मिनिमम आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, बाकी इसका क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। उसके बाद में निजी जीवन का मतलब है इनका जो किसी भी व्यक्ति का जो निजी जीवन होता है उसमें क्या होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए, इस टाइप के विचार देते हैं। उसके बाद में अस्त्र और शस्त्र के खिलाफ, यानी कि जो इनकी जो 7 क्रांतियां, इस टाइप से समझो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्त क्रांति सिद्धांत किसका है, तो राम मनोहर लोहिया का है। और इसके अंदर किस टाइप के हैं, यानी कि समाजवादी जो दर्शन होता है ना, आप इस तरीके से समाजवादी लोग क्या होते हैं, समाजवादी का मतलब समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, या जो संसाधन जो है हमारे पास, जितने भी संसाधन होते हैं, जैसे भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, कोई भी किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, सब में क्या है, समानता, यानी उनका जो वितरण है वो क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। वो कौन देते हैं, इसके ऊपर ध्यान कौन देते हैं, समाजवादी दर्शन वाले देते हैं। और ये क्रांति में भी सारे वही पॉइंट इनके हैं। इस तरीके से आप क्या इसको समझ सकते हो, मोटा मोटा आपको ये पता चलना चाहिए समाजवादी व्यक्ति किस टाइप के सिद्धांत देगा, वो पता हो। नेक्स्ट ये बोलते हैं, नेक्स्ट जातिवाद से संबंधित इनके विचार देखते हैं। जातिवाद, ये वाद लगता है तो आपको क्या समझ आता है, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी जहां पे वाद लगता है ना, ये एक्सट्रीम है, यानी कि अति है। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जहां वाद लगता है वहां प्रॉब्लम है, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो उदारवाद हो, जहां वाद लग गया ना, वाद, यहीं पे क्या होता है, अति शुरू होती है, यानी एक्सट्रीमिज्म शुरू होता है, और ये क्या होता है, ठीक नहीं होता है। जहां राष्ट्र ठीक है, सच्चा राष्ट्र भगत ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी जहां लगता है, वो राष्ट्रवाद से पता क्या होता है, ये जो विचार लगते हैं कहीं भी लगते हैं, उससे क्या होता है, आदमी क्या करता है, सिर्फ ऐसा हो जाता है, संकीर्ण विचार है। इससे क्या होता है, आदमी ये सोचता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने अपने हित करने की कोशिश करता है। फिर ये दूसरा, मान लो एक आदमी बैठा हुआ, जैसे जातिवाद है, यहाँ पे जाट है, यहाँ राजपूत है, पहले तो ये क्या करते हैं, दोनों जाति क्या करती है, अपने सेल्फिश कार्य करती हैं, यानी कि अपनी जाति का हित होना चाहिए, दूसरे की जाति का नहीं होना चाहिए, अपने परिवार का, अपने समाज का होना चाहिए, सारी पोस्टों के ऊपर। उसके बाद में क्या करते हैं ये लोग, इस जाति के साथ क्या करते हैं, हल्का हल्का, यानी कि बोलते हैं हमारे जो हित हैं वो किससे टकरा रहे हैं, राजपूतों से टकरा रहे हैं। तो राजपूतों से टकरा रहे हैं, तो ये क्या है, शुरू में तो ये विचार ऐसा होता है कि इनसे क्या करना, दूरी बनाना है। फिर क्या, एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये क्या समझने लग जाते हैं, इसको दुश्मन समझने लग जाते हैं, और इसको खत्म करना ही क्या समझते हैं, अपना हित समझने लग जाते हैं। इस टाइप का क्या होता है, इसमें
एक्सट्रीमिज्म आता है, ये समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अभी जातिवाद पे इनका विचार ये था कि जो सच्चा क्रांतिकारी होता है, एक कथन से ही पूरा क्लियर हो जाएगा, जो सच्चा क्रांतिकारी वही है जो जातिवाद का क्या करता है, विरोध करता है। चाहे वो साधु, चाहे वो संत, चाहे ऋषि मुनि हो, वो सब क्या करते हैं, जातिवाद का खिलाफ करते हैं। तो उनकी दृष्टि में वो सब क्या है, सच्चे क्रांतिकारी होते हैं। अभी मैं देखूंगा जो भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो कैसी है। एशिया के अंदर जो समाजवाद, इसको ऐसे समझो, एशिया के अंदर समाजवादियों के लिए क्या शिक्षा देते हैं, एशिया के अंदर समाजवादियों को क्या किस टाइप की वो क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। वो बोलते हैं कि एशिया में समाजवाद और विश्व के जो समाजवाद है उसमें भिन्नताएं हैं। कैसे हैं देखो, जो एशिया का समाजवाद है उसमें धार्मिक रूढ़िवाद और साथ में क्या है, धार्मिक रूढ़िवाद और कुछ परंपरागत राजनीति का क्या है, मिश्रण है। ये समझ सकते हो इन दोनों का। जो एशिया के अंदर जो समाजवादी है उनको ये ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों चीजें, जो भारत की या एशिया की जो राजनीतिक परिदृश्य है विश्व से अलग है। और वो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धार्मिक रूढ़िवाद और परंपरागत राजनीतिक दोनों का क्या है, कंपोजिशन है। और यहाँ पे जो नेता लोग हैं, यहाँ पे जो लीडर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सीट के लिए या ये बोल सकते हो गद्दी के लिए क्या करते हैं, जनता को क्या करते हैं, जो शब्दों के जाल में फंसाते हैं और झूठ बोलकर या अनैतिकता के तौर पे क्या करते हैं, मतों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप से समझते हो। तो समाजवादियों का कार्य क्या है, ये जो समाजवादियों का सबसे पहला कार्य यही है कि धार्मिक रूढ़िवाद और परंपरागत जो राजनीतिक है उसके सिद्धांतों से हटकर जो आधुनिक या वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिद्धांत है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, उसके बाद अधिकार, न्याय, इस टाइप के जो राजनीतिक मूल्य हैं इनके आधारित, यानी कि समाजवादियों क्या शिक्षा देते हैं, इस टाइप की शिक्षा देते हैं कि ये जो राजनीतिक मूल्य इन पे बेस्ड राजनीतिक आपको क्या करनी शुरू करनी है। ये जो राजनीतिक चल रही है ना, सीट के लिए जनता को झूठी क्या करना, सांत्वना देना, इमोशनल, यानी इसको इस तरीके समझे, यहाँ पे क्या चल रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस चल रहा है। इंटेलिजेंस कैसे, इमोशनल का मतलब होता है संवेगात्मक बुद्धि। ये होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये जन भावना को समझते हैं और जन भावना के हिसाब से क्या करते हैं, बात करते हैं। इनको राष्ट्र या जो क्या बोलते हैं, असली जो लोक कल्याण से क्या कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, जनता की इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं और धार्मिक रूप से जो रूढ़िवाद है उस पर या फिर परंपरागत राजनीति को उसके सिद्धांतों को यूज करके क्या करते हैं, गद्दी, और ये गद्दी को क्या करते हैं, रेगुलर बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के विचार कौन देते हैं, राम मनोहर लोहिया साहब देते हैं। नेक्स्ट हम इनके अभी विचार देखेंगे। ये क्या बोलते हैं, हाँ एक मुख्य पॉइंट रहेगा कि ये जो साम्यवाद और पूंजीवाद, हमने कई बार प्रश्नों में देखा है। पिछली बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये पूछा गया था कि राम मनोहर लोहिया किस का पक्ष लेते हैं, किसका विरोध करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इससे आप ये समझना कि ये दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। क्यों करते हैं, करते इसीलिए हैं कि ये दोनों जो विचार हैं, जो वाद हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये दोनों औद्योगिक क्या है, एकीकरण या केंद्रीकरण पे क्या करते हैं, बल देते हैं। इस तरीके समझो आप, ये जो है ना उद्योग धंधों पे इतना बल देते हैं जिससे कुछ आदमियों के पास ये क्या आ जाएगा, हित आ जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। यानी कि ये दोनों व्यवस्थाएं, जो शक्ति क्या होगी इसमें,
केंद्रित हो जाएगा, इतना समझ लो वैसा। इसीलिए क्या करते हैं, दोनों को ही क्या करते हैं, खिलाफत करते हैं। किस पे बल देते हैं, कुटीर उद्योग, ग्राम लेवल पे छोटे छोटे उद्योग, जिससे क्या हो, शक्तियां या जो आर्थिक जो इकाई है ना, वो एकीकृत ना हो जाए, यानी केंद्रीकृत ना हो जाए। और जहां केंद्रीकृत होगा वहां पे सीधा सीधा हमला कर देंगे, वहां पे स्वतंत्रता क्या होता है, खास होता है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। अभी हम उसके इनकी कुछ एक किताबों के बारे में देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। आज आपने राम मनोहर लोहिया को पढ़ा है, शायद आपको एक समग्र सोच बनेगी। जहां तक मेरा सोचना है, इसकी बुकों को भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। स्पेक्ट्रम ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, स्पेक्ट्रम ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये इनकी किताब है। उसके बाद में दूसरी किताब है व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री। कई बार क्या पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है, जिसमें जाति और वर्ग का जो संघर्ष होता है या जो इतिहास का जो क्रम में जो परिवर्तन होता है, वो कौन सी किताब में, तो इसमें है वो व्हील ऑफ हिस्ट्री। वैसे देखने से पता चल जाएगा, व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का व्हील, चक्कर। नेक्स्ट बुक है इनकी फॉरेन पॉलिसी, या नोट कर सकते हो। उसके बाद है ये जरूरी है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, यानी कि भारतीय विभाजन के दोषी व्यक्ति। इस किताब में इन्होंने भारतीय विभाजन के जो मुख्य कारण है, उसका जो प्राचीन जो ज्ञान था, यानी कि उस टाइम का जो समकालीन ज्ञान था ना, उसके हिसाब से बिल्कुल राइट थे। लेकिन क्या हो गया, ये कांग्रेस से इनका विभाजन, यानी कि ये संबंध विच्छेद हो गया। उसके बाद में कांग्रेस का पार्टी का प्रभुत्व रहा लगभग 1967 तक, तो बिल्कुल ही कांग्रेस रहा, तभी तक इनकी क्या होगी, डेथ हो गई। तो इनके जो विचार थे बिल्कुल प्रासंगिक हैं। ये किताब में जो लिखा हुआ है, भारतीय विभाजन के जो दोषी व्यक्ति हैं उनके बारे में, या दोषी जो संस्थाएं उनके बारे में जो लिखा हुआ, वो बिल्कुल प्रासंगिक है। लेकिन क्या है, उसको एक राजनीतिक रूप से या षड्यंत्र से क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि नेहरू जी के साथ क्या है, इनकी काफी खटपट हो गई थी। इस तरीके से समझते हैं, यानी कि नेहरू को क्या बोलते हैं, नेहरू जी को बोलते हैं पलटू राम, यानी कि वो मौका देख के क्या करते हैं, पलट जाते हैं। इस टाइप के विचार हैं। एक और किताब है इनकी, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। इस किताब में ये जो सप्त सिद्धांत दे रखा है ना, जो मैंने आपको बताया, सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता चल गया, राम मनोहर लोहिया ने दिया। और कौन सी किताब में दिया है, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, इस किताब में इन्होंने दिया है। तो आज हमने देखा राम मनोहर लोहिया का एक समग्र अध्ययन। इसमें राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक है, और ये जो यूपी वाला जो इलाका है, इसमें क्या है, जो आज के टाइम पे जो समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव, वो किसके चिंतन के आधार पे चल रही हैं, उनका जो बेसिक आधार है वो कौन है, राम मनोहर लोहिया साहब के ही विचार है। राम मनोहर लोहिया साहब एक समाजवादी चिंतकों के अंदर बड़ा नाम है। और इनका और जयप्रकाश नारायण का क्या होता है, कुछ चीज़ें कंफ्यूज होती हैं, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो जयप्रकाश नारायण पे लाऊंगा, जिससे आपको दोनों के बीच में एक लास्ट के अंदर निष्कर्ष में ये भी बता दूंगा कि इनके और इनके जो क्या क्या आपस में क्या थे, विचारों के अंदर भेद क्या है, जिससे आपकी एक समग्र सोच बनी रहे और आप एग्जाम के अंदर बिना कंफ्यूज हुए नंबर हासिल कर सकें। ओके, जय हिंद।